All right, so I guess you can see the black screen right now. Yes, sir. Yes, sir. All right, so in a matter of time, you will be able to see much more than black. All right, ठीक है. So आपके सामने I am hoping कि आपके सामने पहला पेज आ चुका है जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड लिखा हुआ है. And Yes. hi, good evening everyone. जो भी थोड़ा सा लेट हो गए, but that's completely fine. I hope you can all see the screen. ठीक है. And now what we'll do, we'll slowly move forward. We'll फटाफट देख लेते कि लास्ट टाइम देखा क्या था हम लोगों ने. ठीक है. So we have seen पहला पेज, we have seen what is living. लिविंग के अंदर कुछ ट्रेड्स आपने बताए थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए थे. ठीक है, that is something we have done. उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने एक पिक्चर देखी, वहां पे आपने बताया कि लिविंग में क्या क्या यहाँ पे आपको पॉन्ड में मिलेगा. रॉक्स और स्टोन्स आपके नॉन लिविंग है यहाँ पे, वो आपने जिक्र किया था यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद हमने यहाँ पे बात किया था, हमने ये पिक्चर रखी थी कैट और रॉकी, जस्ट टू शो यू वेल डिफाइंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड अ लिविंग ऑब्जेक्ट. ये डिफाइन करने के लिए आपने यहाँ पे रखा था पिक्चर. उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने ये एक लाइक वी हैव सीन दिस मैप जिसपे आपको दिख रहा है कि 4 मेन कैरेक्टर को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप मुझे बताए थे आपने पहले स्लाइड के अंदर, लेकिन हम 4 पे यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. राइट. अब इसमें से कौन से 2 है जो हमने कल देखे थे और आपके हिसाब से वो 2 वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है? दे आर नॉट लाइक हर किसी के लिए वो वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है. उनमें से कौन से 2 हैं, बता दीजिए जल्दी. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. Growth and reproduction. अगर कोई एग्री करता है इस बात को लेकर, राइट, यू विल हैव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. यहाँ पे आपके वेल डिफाइंड आपके यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा आपका, और ये भी आपका नहीं आ रहा. रिप्रोडक्शन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लिए. एग्जांपल कौन से थे आपके यहाँ पे? वी हैड एग्जांपल लाइक म्यूल, राइट, वी हैड एग्जांपल लाइक योर वर्कर भी. ठीक है. ग्रोथ में हमने देख लिया एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, रॉक की हो रही है, राइट. सो दैट्स व्हाई ये दोनों आपके यहाँ पे नहीं बनते हैं. हमें इनको क्रॉस चेक करना है. हमें मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस को यहाँ पे क्रॉस चेक करना है कि यार इसको लेके क्या बात हो सकती है. लेट्स विल सी दैट. सो वी हैव सीन द ग्रोथ. ग्रोथ क्या होती है हम देखी थी. बैनियन ट्री हमने यहाँ पे देखा था. बैनियन ट्री को हिमाचल में लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं आपको मालूम है? एनीवन? बरगद का पेड़. बिल्कुल राइट. हमारे यहाँ पे से लोकल लैंग्वेज है, इसे वर्ड कहते हैं. काफी सेम है लेकिन थोड़ा अलग है वर्ड. इस बात पे भी हम वापस आएंगे. अगेन दैट इज समथिंग लोकल लैंग्वेज हम लोग बात करेंगे. ठीक है. Then we have seen reproduction is going to be like reproduction and growth same रहेगा in the unicellular organism के अंदर, वो यहाँ पे हमेशा रहेगा सेम. ठीक है. हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखी थी जो आपको हमेशा पे याद रखनी है, जो हमने यहाँ पे लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर गोइंग टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर गोइंग टू बी इंक्लूसिव इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ये स्टेटमेंट्स आपको समझाई थी और आपको ये याद रखनी है. देन वी हैव सीन रॉक, हमने देख लिया था एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए. फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपने काफी सही से को सॉल्व कर दिए थे. एंड देन वी हैव डन द रिप्रोडक्शन. ठीक है. जिसमें अगेन हमने देखा था कि असेक्सुअल सेक्सुअल होता है एंड कुछ एनिमल्स हो सकते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. सिमिलरली ह्यूमंस एंड फीमेल, यू कैन आल्सो हैव ह्यूमन मेल एंड फीमेल जो पहले से ही इनफर्टाइल हो. सो अगेन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो ये हम देख चुके हैं. राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू लुक इनटू, वी हैव टू लुक इनटू समथिंग नोन एज मेटाबॉलिज्म. एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी क्लास के बीचों बीच लगे कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, इंटरप्ट करके बोल देना कि बेटा सर आप स्लो हो जाओ. ठीक है. कभी भी लग जाए कि फास्ट हो रहा है, प्लीज इंटरप्ट करके बता देना कि सर स्लो होना है. ऑलराइट, चलिए बात करते हैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की. ठीक है. पहले एक चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. हाय गुड इवनिंग, जो भी अभी ज्वाइन किया है, हु सर हैज ज्वाइंड फिलहाल, हाय गुड इवनिंग टू देम. ओके, लेट्स टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म. एक चीज आपको हमेशा पे याद रखनी है कि आपके जो सेल होता है, सेल के अंदर कई सारे आपके केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं. सो विद इन द सेल यू विल ऑलवेज गेट टू सी नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस. सो कई सारे केमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर होते रहते हैं और ये बड़े एसेंशियल होते हैं. राइट. सो नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग विद इन द सेल. राइट. मैं कोई यहाँ पे टर्म यूज कर सकता हूँ, नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिसका मतलब सेम ही रहता है. बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके सेल के अंदर होते रहते हैं. राइट. सो ओवरऑल कंप्लीट बॉडी के अंदर होते रहते हैं. मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे.
आपके बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस आपकी बॉडी में होगा, राइट। Yes. आपके बॉडी में फैट का सिंथेसिस हो सकता है, फैट का भी सिंथेसिस आपके बॉडी के अंदर हो सकता है, राइट। आपकी बॉडी कई सारे हार्मोन सिक्रेट करती है। एक हार्मोन का नाम बता दो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 9th 10th में। एक हार्मोन का नाम बता दो जो ह्यूमन में मिल जाता है। सर पिट्यूटरी। वो तो ग्लैंड होता है, कोई हार्मोन का नाम बता दो। Insulin, sir, insulin. अरे अभी तक नाम नहीं आया, कोई चैट में लिख दो नाम, कुछ याद आए तो। इंसुलिन। इंसुलिन। ठीक है, राइट, इंसुलिन हो गया। और कुछ ग्रोथ हार्मोन होता है, एड्रेनलिन होता है, यू हैव देन ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन। कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. प्रोटीन, फैट्स, हार्मोन। सो द थिंग इज, लेट्स पे अटेंशन ओवर हियर कि आपके जो सेल है वो कई सारी चीजें आपका सिंथेसाइज करता रहता है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज बनाई जाती है, जब भी कोई बॉडी के अंदर कोई चीज क्रिएट की जाती है, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। whenever something has been created, whenever something has been formed, उसे हम बोलते हैं हमारा एनाबॉलिज्म, राइट। सो एनाबॉलिज्म इज बेसिकली अ बिल्डिंग प्रोसेस। याद रखना है, एनाबॉलिज्म इज गोइंग टू बी योर बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। एनाबॉलिज्म जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका बिल्डिंग प्रोसेस होता है, राइट। उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर काफी सारे मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है टू जनरेट एनर्जी। आपकी जो एनर्जी होती है, जो आप लोग जानते हो, होती कौन सी है? एटीपी होती है आपकी एनर्जी, राइट। अब एटीपी बनने के लिए आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करेगी कुछ ना कुछ, राइट। तो क्या ब्रेक डाउन कर सकती है बॉडी? एनीवन कैन टेल मी। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी बनानी है तो किसको ब्रेक डाउन आप करते हो? एनीवन? Glucose. Glucose. राइट, ग्लूकोज, राइट, ठीक है, बिल्कुल सही। सो शुगर मॉलिक्यूल, मतलब शुगर मॉलिक्यूल आप ब्रेक डाउन करते हो, तो इसको जो ब्रेक डाउन करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको एक तो वाटर आपको मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको एटीपी भी मिलती है, एंड यू ऑल्सो हैपन टू रिलीज सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 भी आप यहाँ पे रिलीज करते हो। सो बेसिकली है क्या ना, आपके बॉडी में चीजों को ब्रेक डाउन किया जाएगा। जैसे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, वैसे फैट को भी ब्रेक डाउन किया जाता है। मैं आपको बता दूं, जैसे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं वैसे फैट को भी ब्रेक डाउन करते हैं। इतना याद रखना, इतना याद रख लेना कि अगर आप फैट को ब्रेक डाउन कर रहे हो, आपका जो एनर्जी बनेगा उससे, आपका जो एनर्जी बनेगा वो काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू द ग्लूकोज। याद रखने की बात को, अगर आप फैट को जब ब्रेक डाउन करते हो, जो जितना आपका एनर्जी जनरेट होता है उसको ब्रेक डाउन करने से, वो ग्लूकोज से काफी ज्यादा होता है। ये चीज याद रखना, ये फ्यूचर में आपके बड़े काम आएगी। सो फैट को भी ब्रेक डाउन आप कर सकते हो, आपको मिलेगा एटीपी। यू कैन गेट सिंपल फैट्स, एटीपी मिल सकता है आपको, लाइक आपको इवन इसको ब्रेक डाउन करोगे जो आपको मच मोर सिंपलर फॉर्म आपको मिलेगा। फैट के भी कई सारे फॉर्म होते हैं, यू कैन गेट अ सिंपलर फॉर्म। सर हमें अमीनो एसिड भी मिलता है ना फैट से? नहीं, वो मिलेगा आपको प्रोटीन से। बहुत बढ़िया। प्रोटीन जब आप ब्रेक डाउन करते हो, जब आप प्रोटीन ब्रेक डाउन करोगे तब आपको मिल जाएगा आपका अमाइनो एसिड, तब आपको मिलेगा आपका अमाइनो एसिड, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, आपकी जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड से ही बनता है। तो आप जब अमाइनो एसिड को इकट्ठा करते हो और उन्हें ज्वाइन कर देते हो ना, सर फैट से हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं ना? राइट, फैट से हमें फैटी एसिड मिलेंगे, राइट, वेरी ट्रू। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका, समझो ये आपका पूरा है जो स्ट्रक्चर, ये आपका प्रोटीन है, और एक एक जो यूनिट है यहाँ पे वो है आपके अमाइनो एसिड, जो आप आगे वाले चैप्टर्स में आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। बात यह है यहाँ पे कि इन सब चीजों को जब मैंने ब्रेक डाउन किया तो मुझे कुछ यहाँ पे मिला, राइट। बट आज इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो जब मैं चीजों को ब्रेक डाउन करता हूं, जब एक लार्ज यूनिट को मैं स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन करता हूं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय कैटाबॉलिज्म। इसको हम बोलते हैं हमारा कैटाबॉलिज्म। जो भी यहाँ पे आपका हो रहा है ये हमारा एग्जाम्पल बन जाते हैं हमारा कैटाबॉलिज्म के, ठीक है। तो आपके बॉडी में एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म हमेशा आपका होता रहता है, हम ये आपका हमेशा चलता रहेगा। अगर आप बोलो कि मेटाबॉलिज्म बेसिकली है क्या, तो ये जो आपके रिएक्शन आपके सेल के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो हो रहे होते हैं, दे आर बेसिकली योर मेटाबॉलिज्म, राइट। और इसको मैं सिंपली तरीके से कह सकता हूं, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये चीज रखना, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इज नोन एज योर मेटाबॉलिज्म, जो आपकी बॉडी में हो रहा है, जो एक लिविंग सिस्टम के अंदर आपको होते हुए आपको मिल जाएगा,
हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है, कोई भी लिविंग बीइंग आप ले लीजिए, आप फंगाई ले लीजिए, एंट ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, यू टेक अ व्हेल, हर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है और वो एसेंशियल है। इवन अगर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, जैसे आपका प्लाज्मोडियम, राइट, उसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म हमेशा होता रहेगा, राइट। दैट इज समथिंग यू विल ऑलवेज गेट टू सी। ठीक है, तो जब भी आपके सामने टर्म आए मेटाबॉलिज्म, एक चीज याद रखनी है, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इज नोन एज माय मेटाबॉलिज्म। ठीक है, समवन इज इन, वेरी गुड, राइट तनिष, राइट, ओके, आई हैव आंसर्स इन द चैट एज वेल, वेरी गुड। तो आप कैटाबॉलिज्म फिर से एक्सप्लेन करोगे? हाँ जी, वापस बताइएगा, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, क्या एक्सप्लेन करना है बेटा? मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन? यस तो कैटाबॉलिज्म फिर से एक्सप्लेन करोगे आप? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है ना बेटा, जब भी आप कोई लार्जर यूनिट को आप ब्रेक डाउन करते हो आपके बॉडी में, समझिए, कैटाबॉलिज्म। हाँ कैटाबॉलिज्म, राइट। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जब भी आप कोई लार्जर यूनिट को ब्रेक डाउन करते हो, राइट, तो आपको स्मॉलर यूनिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग राइस खाते हो, ठीक है, राइस में क्या होता है, राइस में होता है स्टार्च। राइस में बेसिकली क्या होता है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओवर हियर, राइस में होता है अपने यहाँ पे स्टार्च। ठीक है, अब स्टार्च आपके सिस्टम में जाता है, आपके स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर वो ब्रेक डाउन होता है। और जो ब्रेक डाउन होता है तो आपको मिलता है सबसे सिंपलर फॉर्म, दैट्स गोइंग टू बी ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्च जब ब्रेक डाउन है तो आपको मिलता है ग्लूकोज। तो ये क्या हुआ, जब ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ, दैट्स अ इवेंट ऑफ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर हमेशा आपके यूनिट्स, लार्ज यूनिट आपका ब्रेक डाउन होकर आपको स्मॉलर और सिंपलर यूनिट मिलेंगे। ठीक है, यस सर। राइट। तो यहाँ पे हमने स्टार्च को ब्रेक डाउन किया। आप अगर पल्सेस खाते तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करके आपके अमाइनो एसिड्स आपको मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे उल्टा रन करूं, उल्टा रन करना मतलब अगर मैं शुगर यूज करके स्टार्च बनाऊं, लाइक ग्लूकोज यूज करके अगर मैं स्टार्च बनाऊं, राइट, या मैं अमाइनो एसिड यूज करके मैं प्रोटीन बनाऊं, राइट, या फिर मैं सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट यूज करके अगर मैं कॉम्प्लेक्स फैट बनाऊं, तो ये जो इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, जो रिवर्स जा रहे हैं, दे बिकम माय एनाबॉलिज्म, दे Yes, बिकम yes. योर यस एनाबॉलिज्म। ठीक है, राइट, ऑलराइट। और याद रखना मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, और ये आपको लिविंग बींग्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इतना आपको पहले यहाँ पे क्लियर रखना है, राइट। वेरी ट्रू, मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं चैट पे, बिल्कुल सही है, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। याद रखना, बिना कोई एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म आपको हर किसी में देखने के लिए मिलेगा। ये स्टेटमेंट हमें याद रखनी है, राइट। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या लिखी है कि समवन हैज जॉइंड इन, ओके, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखी है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो। कोई मुझे बताने की कोशिश करेगा इन विट्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एनीवन कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इन विट्रो? एनीवन? In tube? सर इन राइट, राइट, कौन सी ट्यूब? सर ग्लास ट्यूब। ट्यूब, राइट, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। लैब जाना होता है स्कूल में, नहीं होता आप लोग का? Yes, sir. ठीक है, तो लैब अगर लेके जा रहे हो तो आपने देखी भी, अगर आप यूज भी करेंगे। सो टेस्ट ट्यूब, सो बेसिकली क्या होता है ना, इन विट्रो में अगर आप कोई सेल को ग्रो कर रहे हो, या इन विट्रो में अगर आप Yes, ऑर्गेनिज्म sir. को ग्रो कर रहे हो, राइट, सो उसे हम बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है कि आप वो लैब में कर रहे हो, वो बॉडी के बाहर हो रहा है। ये टर्म आगे भी काफी बार आपके सामने आएगा, तो याद रखना, जब भी आपके सामने इन विट्रो टर्म है, याद रखना है जो भी चीज हो रही है लैब में हो रही है, लैब में या फिर टेस्ट ट्यूब में हो रही है, या फिर कोई फ्लास्क में हो रही है, या किसी और बर्तन में हो रही है, बट लैब में हो रही है, ये बॉडी के अंदर नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, isolated metabolic reaction in vitro are not living things, they are not living things, but surely a living reaction। ठीक है, वो लिविंग रिएक्शन है बिल्कुल। सो मैं, इसका मतलब क्या होता है कि मैं कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कर सकता हूँ, मैं बॉडी के बाहर कर सकता हूँ, बट दे आर श्योरली नॉट अ लिविंग थिंग, दे आर श्योरली नॉट अ लिविंग थिंग, दे आर अ लिविंग रिएक्शन, वो एक रिएक्शन है बट दे आर नॉट अ लिविंग थिंग। ठीक है, तो ये एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे समझ लेना, मेटाबॉलिज्म एक वेल डिफाइंड कैरेक्टर है। मेटाबॉलिज्म आपके यहाँ पे एक वेल डिफाइंड कैरेक्टर आपके यहाँ पे रहता है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो प्लीज याद रखना, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन is known as metabolism, is
known as मेटाबॉलिज्म। अच्छा ये बताओ पोंग डैम कहाँ पे आता है? सर कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। सर कांगड़ा। राइट। कोई गया है आपके यहाँ से, आप में से कोई गया है हमारे पोंग डैम? फतेहपुर साइड। हाँ जी, पोंग डैम गए हो आप में से यस कोई? सर। यस यस सर। सर। कौन से Yes. स्कूल में गए हो? नहीं याद आ रहा? अच्छा एक बात याद रखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पोंग डैम अगर कभी आप जाते हो, तो अगर आप विंटर सीजन में अगर आप जाते हो, तो आपको कई सारे वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं पोंग डैम पे, अगर आप विंटर में जाते हो। मतलब अगर आप अभी जाते हो नवंबर से लेकर फेब के बीच में, आपको काफी सारे वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। राइट। अभी हम इसको क्यों मेंशन कर रहे हैं, चलो देखते हैं। बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग नोन एज कॉन्शियसनेस। समथिंग नोन एज कॉन्शियसनेस। ठीक है। आप लोग जानते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, राइट? यस इज गोइंग टू हैव द गुड अमाउंट ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो मेरे सामने है उनको यूज करूंगा, वो समझाऊंगा, एंड देन विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आपका टॉर्टोइज, राइट? ये जो Yes, sir. आपका दिस इज द डेजर्ट टॉर्टोइज, ये बेसिकली आपका डेजर्ट टॉर्टोइज है। और ये क्या कर रहा है, इट इज गेटिंग इनटू अ बरो। अब ये बरो में इसलिए जा रहा है बिकॉज इट कैन टेक अप द स्टिमुलस फ्रॉम द आउटसाइड। ये जो मेरा टॉर्टोइज ये देख पा रहा है कि बाहर गर्मी है, और उस गर्मी को लेके ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। और जब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है तो क्या हो रहा है, इट इज गोइंग इनटू द बरो। सो यस, आई कैन से दिस टॉर्टोइज इज वेरी मच कॉन्शियस about its environment. So consciousness about environment Respond to the environment. and responding to a stimulus. Environment and responding to the stimulus. ठीक है। अब मुझे कोई ये बताओ, ये बर्ड की फोटो यहाँ पे लगी हुई है, इसका क्या रिलेशन होगा? एनीवन कैन थिंक एंड टेल मी, ये बर्ड उड़ के आ रहा है, इसका क्या रिलेशन होगा? सर बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। मतलब बिल्कुल सही बात है आपकी। बर्ड माइग्रेशन जिसने बोला बिल्कुल सही है। और ये बर्ड माइग्रेशन किस चीज को देख के वो लोग करते हैं? कैलेंडर तो होता नहीं उनके पास कि यार नवंबर आ गया चलो चलते हैं अब, सर लाइक फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग। वापस रिपीट करना, दैट वाज अ गुड आंसर, वापस बताना। सर फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग। वेरी ट्रू। बाय द वे, हु वाज दैट? सर रुशिल। ऑलराइट, राइट रुशि, दैट्स ट्रू। फोटो पीरियड या डे लेंथ, डे लेंथ को ये लोग परसीव कर सकते हैं। ठीक है। सो दे आर द वन who are going to perceive the day length. So basically होता क्या है ना, जो आपके जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब यूरोपियन कंट्रीज में जो आपके बर्ड्स हैं, दे कैन सी कि डे लेंथ थोड़ा चेंज होता है। यू नो दैट यार, जैसे ठंड आती है तो आपका डे लेंथ आपका चेंज होता है, राइट? तो आपकी Sir. लाइट का पीरियड थोड़ा कम हो जाता है, डार्कनेस आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। तो डे लेंथ को ये लोग परसीव करते हैं, राइट? और डे लेंथ को परसीव करने के बाद दे डिसाइड ओके नाउ दे हैव टू गो फॉर माइग्रेशन। और वहां से वो ट्रेवल कर करके यहाँ पे आते हैं। वैसे वो करते क्यों है ये? ठंड वहां पे रह लेते वो लोग, यहाँ पे क्यों आते हैं? एनीवन? रिप्रोडक्शन के पर्पस के अकॉर्डिंग। एनीवन एल्स? बट दैट वाज अ गुड ट्राई। एनीथिंग एल्स? एनीवन एनीवन? अरे कुछ भी रैंडमली सोच के बोलो, क्या रीजन हो सकता है जिससे वहां से बर्ड्स इतने दूर से ट्रैवल करें? क्लाइमेट की वजह से। क्लाइमेट? टेम्परेचर की वजह से। क्लाइमेट का रिलेशन है। टेम्परेचर की वजह से। एक सेकेंड, एक एक करके, हाँ वापस बताना। सर टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से। राइट, टेम्परेचर की वजह से, बिल्कुल सही है बेटा। टेम्परेचर में हो क्या रहा है यहाँ पे, वहां पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है, वहां की ठंड बहुत एक्सट्रीम होती है। टेम्परेचर आपका -20 -30 तक चला जाता है कई बार। और उस एक्सट्रीम टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए दे माइग्रेट एंड दे कम टू साउथ ईस्ट एशिया, मतलब इंडिया और इंडिया के आसपास वाली कंट्रीज में वो लोग आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपेरेटिवली टेम्परेचर काफी ठीक होता है। एक और चीज याद रखना, टेम्परेचर तो ठीक होता ही है, ठंड के मौसम में इस एरिया में आपको खाने के लिए भी कई सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है, प्लीज नो दैट। ठंड के मौसम में इंडिया वाले बेल्ट में खाने के लिए काफी कुछ मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पे ठंड इतनी हार्श नहीं होती जितनी वहां पे होती है। सो दैट्स व्हाई दे ट्रेवल टू द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। और ये जो तुम्हारा बर्ड है ना, ये है तुम्हारा बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज,
ये जो बर्ड होते हैं ये पूरे माउंट एवरेस्ट के ऊपर से फ्लाई करके आते हैं. सो ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे फ्लाई करने वाला बर्ड होता है और ये आपको मिलेगा पोंग डैम पे. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, you will get to see them in the Pong Dam. Alright, so the idea is about bar-headed goose या migratory birds are conscious about environment and they show the migration, right? Yes, sir. Sunflower जो आपका यहाँ पे है, it is also conscious about environment. अगर आप देखोगे तो ये tilt करेगा towards the sun, right? So ये भी Yes, आपका sir. movement show करेगा. This is also going to someone is going to show the movement, right? तो ये भी है मेरा conscious about the environment, right? और कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो अपने एंड से कि कॉन्शियसनेस के कुछ बना के जिसमें ह्यूमन Human. Human beings. ह्यूमन के अलावा, ह्यूमन मैंने पहले बोला ह्यूमन नहीं चाहिए मुझे. और कोई Some alga also move towards light. Plants and animals. राइट एल्गे टुवर्ड्स सनलाइट. वेरी गुड, वेरी ट्रू, Pollen tube move by the chemicals. वेरी गुड. ऋषि, दैट्स ऋषि राइट. Yes, sir. पोलन ट्यूब ठीक है, वो मैं ले सकता हूँ. और कोई और कुछ इसके अलावा? Flowerings in plant. सर जी फ्लावर होता है, नहीं प्लांट होता है एक जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में छुई मुई का वो प्लांट. वेरी गुड, राइट. केमिकल अट्रैक्टेंट के थ्रू ये पास में जाते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है. एंड आई जस्ट टेक वन एग्जांपल, दैट्स योर टच मी नॉट प्लांट. जिसको आप टच करो Yes, तो sir. थोड़ा टिल्ट हो जाता है वो, राइट. सो यस, वी विल टेक द Sir. touch me not plant, not plant. So right, they are all going to be conscious about the environment. अर्थवॉर्म भी होता है. अर्थवॉर्म को सनलाइट पसंद नहीं है. कभी देखना ये डैम पिरामी आपको मिलेगा, अगर तुम इसे उठा के सनलाइट में डालोगे तब भी वो मूव करके वहां पे चला जाएगा. सो यस, दीज आर ऑल गोइंग टू बी द एग्जांपल्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो, याद रखना, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है. कॉन्शियसनेस इज अ वेल डिफाइंड ट्रेट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. चाहे आप कोई भी उठा लो, कोई बैक्टीरिया क्यों ना आप उठा लो, बैक्टीरिया भी पता है एंटीबायोटिक वाले सॉल्यूशन से दूर जाएगा. अगर कभी आप देखोगे ना, उसके आसपास एंटीबायोटिक्स डालोगे तो वो उससे दूर ट्रेवल करेगा, राइट. सो एवरी ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है हमेशा, ठीक है. यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? कॉन्शियसनेस आपको यहाँ पे समझ आ रहा है क्या? Yes, Okay, sir. लोग property बोलते हैं, Yes, sir. Yes, sir. right? So this is something Yes, you sir. have to know. This is something you have to always remember कि consciousness में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, right? Okay. Now what we'll do ना? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूंगा. ह्यूमंस जो होते हैं वो थोड़े से और स्पेशल होते हैं. ह्यूमंस आर गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्शियस. और एक्चुअली देखा तो ह्यूमंस ही होते हैं सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस. याद रखना, ह्यूमंस आर ओनली वन हु आर गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्शियस. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है. ह्यूमंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्शियस. और कोई नहीं होता. ह्यूमंस काफी कंसर्न, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं खुद को लेके कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सही से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. एक बेर नहीं सोच रहा होता जो पेड़ पे चढ़ रहा होता है कि यार मैं सही से चढ़ रहा हूँ या नहीं चढ़ रहा हूँ. तो याद रखना, ह्यूमंस आर द ओनली वन हु आर गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्शियस. ये चीज आपको याद रखनी है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है. अच्छा, Sir. अब क्वेश्चन सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो हम थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो व्हाट आई डू ना, आई गिव यू अ पोल. आपको चैट में आंसर नहीं करना है. अच्छा, बिफोर दैट प्लीज नो दिस, कॉन्शियसनेस becomes a defining property of living organism. ये आपको हमेशा याद रखना है. ये स्टेटमेंट आपको आ सकता है इसलिए, ठीक है. नाउ wait a minute. All right, okay. Now what we'll do, we'll move on to the questions. यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बता दीजिए. यहाँ तक के अंदर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो let me know, all of you. Any doubt, any query till now over here? Sir, anabolism explain कर दो एक बार फिर से. अभी बता दें. Consciousness की definition. एक बार फिर से एक्सप्लेन करना. ठीक है, Sir, और anabolism. ठीक है, ठीक है. एनाबोलिज्म, कॉन्शियसनेस फटाफट कर देते हैं, ठीक है. राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट. राइट, सो आई यूज दिस स्लाइड एंड आई एक्सप्लेन यू, ठीक है. एनाबोलिज्म में फटाफट बता दो, एनाबोलिज्म में क्या होता है. एनाबोलिज्म में होगा क्या, इट्स अ बिल्डिंग प्रोसेस. पहले आप कर दें, इट्स अ बिल्डिंग
प्रोसेस। मतलब जब भी आप कोई चीज को बिल्ड करते हो बॉडी के अंदर, राइट, तो उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन बना हुआ होता है अमाइनो एसिड से। तो समझो आपके बॉडी के अंदर जैसे अमाइनो एसिड कहीं पे ऐसे सेल के अंदर घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके 20-25 अमाइनो एसिड ऐसे आपके घूम रहे हैं। जब बॉडी इन अमाइनो एसिड, जब आपका सेल इन अमाइनो एसिड्स को पकड़ के इनको पकड़ता है वो, और इनको जोड़ देता है, इनको वो जोड़ देगा। तो अब प्रोटीन जब उसने उसे जोड़ दिया तो आपके यहाँ पे बन गया प्रोटीन, और प्रोटीन बनने के बाद उसको थोड़ा सा वो शेप भी दे देता है, इट विल गिव इट अप्रोप्रिएट शेप, ऐसा कुछ शेप मिल जाता है। तो यहाँ पे थे आपके अमाइनो एसिड, और यहाँ पे आपका बन गया यहाँ पे प्रोटीन। तो एक सिंपल यूनिट में से, एक सिंपल फॉर्म में से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना, कह सकता हूँ मैं बिल्कुल। यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म था, सबसे सिंपल Yes, फॉर्म sir. था। इस सिंपल फॉर्म को यूज करके आपने यहाँ पे क्या बना लिया? आपने यहाँ पे बना लिया आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये होता है बेटा एनाबॉलिज्म, इट्स अ बिल्डिंग प्रोसेस, राइट। Yes. वैसे ही आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ला सकते हो, राइट, कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर सकते हो और उसको यूज करके आप बना सकते हो ग्लाइकोजन, ठीक है। वैसे Yes, आप यूज करके उसे बना सकते हो ग्लाइकोजन, जो आपके मसल्स में स्टोर होता है। कभी भी सर, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, तो आप ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके आप निकाल सकते हो एनर्जी को। सर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के होती हैं वो ग्लूकोज बनाती हैं तो देखो बेटा, जब हम बात करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में काफी चीजें आती हैं। स्टार्च आता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, आई जस्ट राइट डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको याद रखना है कि इसमें कई सारे एग्जांपल आ सकते हैं। स्टार्च हो गया, देन आपका ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इवन आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मालूम है ना, प्लांट्स के अंदर होता है। Yes, sir. इवन हाँ Yes, जी, Yes, Cell sir. wall. के अंदर होता है। Cell wall. Yes, sir. हाँ, सेल वॉल के अंदर। तो अब इन तीनों में पता है कॉमन क्या है? ये तीनों चीजें आपकी बनी होती है ग्लूकोज से। तो बेसिकली ग्लूकोज को जब आप जोड़ देते हो, राइट, और एक सर्टेन तरीके से आप जोड़ते हो, तो आपका स्टार्च बनता है। ग्लूकोज से आपका ग्लाइकोजन भी बनेगा और सेल्यूलोज भी बनेगा, राइट। और इन तीनों को आप कलेक्टिवली कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। क्यों कार्बोहाइड्रेट? क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी होता है और काफी ज्यादा वाटर का कंटेंट भी होता है। सो यू हैव अ कार्बन एज वेल एज वाटर इन दैट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट जब आप बोलते हो, वो एक काफी ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर कई सारे एग्जांपल्स आएंगे। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, आर सम ऑफ द एग्जांपल। और भी कई सारे एग्जांपल्स आते हैं जो आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। सो दे आर ऑल गोइंग टू बी सिंगली कॉल्ड एज माय कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो जब आप राइस खाते हो, यू आर ईटिंग एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिसमें आपका स्टार्च आता है। सो दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग। ये क्लियर है सबको? यहाँ पे क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Right. sir. Great. Thanks. Yes, sir. All right. Now what I'll do ना, I'll just quickly एक बार कॉन्शियसनेस का यहाँ पे डेफिनेशन, आपको कॉन्शियसनेस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ वापस से। तो जब आप बात करते हो कॉन्शियसनेस की, याद रखना, इट सिंपली मीन्स कि आप यू आर अवेयर अबाउट योर एनवायरमेंट। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से बोलूं, यू आर गोइंग टू बी अवेयर अबाउट योर एनवायरमेंट। अगर आपको अवेयरनेस है आपके एनवायरमेंट को लेके, तो आप रिस्पॉन्ड करोगे। अगर आपको अवेयरनेस है आपके एनवायरमेंट को लेके, देन श्योरली यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। सिंपल सी बात है बेटा, आज मैं हिमाचल में आता हूँ, ठंड होगी तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, आई विल स्टार्ट वेयरिंग वार्म क्लोथ्स, राइट, बिकॉज सडनली माय एनवायरमेंट इज कोल्ड, और मैं रिस्पॉन्ड करूंगा उसे उस तरीके से फॉर माय सर्वाइवल। याद रखना, ये जो भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हाट कॉन्शियसनेस मीन्स। आई गिव वन मोर एग्जांपल। आपके मंकीज को अगर आप देखोगे तो वो बहुत घबरा जाते हैं जब वो स्नेक को देखते हैं। तो कभी नोटिस शायद आपने नहीं किया होगा, टीवी पे शायद कभी देखा होगा, मंकीज जो होते हैं वो स्नेक को देख के बहुत पैनिक हो जाते थे, स्टार्ट गिविंग वार्निंग कॉल्स, सबको इन्फॉर्म कर देते देयर इज अ स्नेक इन द सराउंडिंग एरिया, राइट। सो दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर एनवायरमेंट, दे आर कॉन्शियस अबाउट द थ्रेट, जो उनको लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकती है, उस चीज को लेकर कॉन्शियस है, एंड दे स्टार्ट गिविंग रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दैट। सो इवन दैट्स एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। अच्छा, इसमें आप एक और चीज नोटिस करना, इसी मंकी के एग्जांपल में ह्यूमंस भी काफी सिमिलरली रिस्पॉन्ड करते हैं स्नेक को देख के। अगर आप देखोगे ना,
इवन ह्यूमंस हैव अ वेरी सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू अ स्नेक. जब स्नेक कभी आ जाता है घर में, हिमाचल में इतना नहीं दिखते स्नेक, बट अगर आप देखोगे तो पीपल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू अ स्नेक. लाइक सब लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं, डर जाते हैं, जो काफी हद तक अंडरस्टैंडेबल है, राइट. बट तुम थोड़ा सोचो, मंकीज का भी काफी हद तक सेम रिएक्शन है, ह्यूमंस का भी सेम रिएक्शन है. यू नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? वी ऑल शेयर अ कॉमन एंसेस्टर. ह्यूमंस, मंकी, thousands of year back used to share a common ancestor. और ये जो ट्रेट है ना, ये जो फियर का जो ट्रेट है टुवर्ड्स द स्नेक, इट्स स्टिल प्रिजर्व. समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पता चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा थोड़ा. और नहीं पता चल रहा तो बोल दो कि नहीं पता चल रहा, मैं वापस Yes, बता. sir. तो कुछ चीजें जो है ना वो अभी भी कंजर्व्ड है. इतने हजारों सालों से वो चीजें कंजर्व्ड है. जो आपके प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, इवन दे यूज्ड टू फियर फ्रॉम स्नेक्स, राइट. और वो अभी भी कंजर्व्ड है, वो अभी भी आपको मिलती है अभी के मंकीज के अंदर. यू ऑल्सो गेट टू सी इन द ह्यूमंस एज वेल. सो दैट मीन्स हमारे एंसेस्टर कॉमन थे. दैट इज समथिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था. ओके, सो आई होप कॉन्शियसनेस यहाँ पे पता चल रहा है, अवेयरनेस Yes, अबाउट द sir. एनवायरनमेंट, एंड यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट. उसको लेके आप Yes, sir. ठीक है. So now we can move on to the next thing. So let's move on to the next thing over here. And now we have a question, but question का आंसर आपको चैट में नहीं करना, इसका आंसर आपको थोड़ा अलग तरीके से करना है. Yes, sir. Metabolism. हाँ जी बेटा, ऐसे नहीं करना ना. अरे बोलना नहीं है, रुको, ठंड रखो, 2 मिनट रुको. I'll tell you what you have to do. I'll run wait. I'm quickly going to run this poll. एंड उसके ऊपर आपको ये करना है. सो एक मिनट रुक जाओ, वेट अ मिनट ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे पोल रन करूंगा. कैन यू सी द पोल? कैन No, यू सी द sir. एबीसीडी इन फ्रंट ऑफ यू? नो. No, sir. Yes, sir. No, sir. किसको दिख रहा है, किसको Yes, नहीं? sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दिख रहा है? Yes, No, sir. sir. No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. ओके ओके, आपके सामने यू आर नॉट गेटिंग द पोल राइट नाउ. Yes, No, sir. No, sir. Yes. No, sir. ओके ओके, वेट वेट, इनको नहीं दिख रहा. वेट 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 वेट. Sir, I think लैपटॉप पे दिख रहा है और फोन पे नहीं दिख रहा है. ओह, ओके 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 ओके, दैट्स द थिंग क्या? दैट्स द थिंग क्या? कोई बात नहीं, विल गो बैक टू our slides in that case. Yeah, ये हो सकता है in that case. All right, now can you see the question right now? Question दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Answer in the chat. चलो, let's get back to the thing of answering in the chat. Answer करो chat में, इसका आंसर क्या होगा? The sum of total chemical reaction. और जल्दी करो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ सके. राइट, मुझे आंसर आ रहे हैं, मुझे काफी सारे आंसर यहाँ पे आ रहे हैं. यस 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 यस, राइट, इट इज गोइंग टू बी मेटाबॉलिज्म. बिल्कुल सही है. ऑल ऑफ यू हैव कम अप विद द राइट आंसर. इट इज गोइंग टू बी योर मेटाबॉलिज्म. राइट, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस? इनमें से कौन से आपके यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस हैं? अगेन Human. चैट में बेटा, चैट में आंसर करना है. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. अगर आप हैंड रेज कर रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास कोई क्वेश्चन है. ठीक है, यू कैन डायरेक्टली आस्क अ क्वेश्चन, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो. वेरी गुड, दैट्स गोइंग टू बी योर ह्यूमन. ट्रू. सो बॉटम लाइन आपके यहाँ पे क्या आती है? ऑल ऑफ यू, बॉटम लाइन आपकी ये है यहाँ पे कि कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म आर द ट्रू वेल डिफाइनिंग ट्रेट्स. कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म आर द वेरी ट्रू वेल डिफाइनिंग ट्रेट्स ऑफ द लिविंग बीइंग. ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है. सो प्लीज याद रखना, वो जो हमने 4 देखे थे उन 4 में से आपको याद रखना है. इट्स गोइंग टू बी योर कॉन्शियसनेस and going to be your metabolism. These two things are going to be your well defined traits for the living beings. ये आप यहाँ पे रखेंगे, right? So ये हमने यहाँ पे देख लिया. Let's quickly jump on to the biodiversity. अच्छा, बायोडाइवर्सिटी जब आपके सामने टर्म आता है, आपके हिसाब से वर्ल्ड में कितना नंबर होगा एनिमल्स का, प्लांट्स का मिला के? 1.7 to 1.8 million. सब लोग बढ़िया एनसीईआरटी पढ़ के आए, बहुत बढ़िया. 7 to 1.8 million. हाँ ठीक है, 1.7 to 1.8 And million. total predicted is 7 million. ठीक है, बहुत बढ़िया. एंड प्रिडिक्टेड जो आपका यहाँ पे है, जो आप कह रहे हो मैं मानता हूँ, जो आप कह रहे हो आई विल टेक दैट
as a thing is going to be 7 million. All right. अब इसको थोड़ा हम यहाँ पे देखते कि ये टर्म्स को हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे समझना कुछ नहीं, एक दो चीजों को यहाँ पे हमें ध्यान देना है। नाउ जब हम बात करें यहाँ पे 1.7 to 1.8 मिलियन, ये नोन स्पीशीज है, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, एवरीथिंग जब हम यहाँ पे मिलाते हैं, सो दीज आर द नोन वन, ये आपका नोन है। लाइक दिस इतने स्पीशीज को साइंटिस्ट और वर्ल्ड जानता है, राइट। बट अभी भी कई सारी स्पीशीज है जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई है। अभी भी कई सारी स्पीशीज है जो डिस्कवर्ड नहीं हुई है, क्योंकि वो काफी लाइक रिमोट एरियाज में है। और अगर आप उन रिमोट एरियाज में अगर आप जाओगे तो काफी लाइकली चांस है कि आप उन्हें डिस्कवर कर लोगे, राइट। तो इतना जो नंबर है आपका, दैट इज अ नोन नंबर। बट प्रिडिक्टेड पीपल बिलीव दैट यू हैव अराउंड लाइक 7 मिलियन स्पीशीज अभी भी आपकी वहां पे है, जो कई का मतलब दैट मीन्स यू हैव अ वेरी लार्ज नंबर जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से इंडिया में कौन सी ऐसी लोकेशंस हो सकती है जहां पे मुझे नई स्पीशीज मिल सकती है? कैन यू टेल मी, कैन यू थिंक एंड टेल मी, इंडिया में कौन सी ऐसी लोकेशंस हो सकती है जहां पे अगर आप जाते हो काफी लाइकली चांस है कि आपको एक नई स्पीशीज वहां पे मिल जाएगी? एनीवन? अरे बोलो, कहाँ जा सकते हो आप इंडिया में? हाँ बोलिए। सर राजस्थान। राजस्थान, चलो मैं लिखता तो हूँ यहाँ पे, ठीक है। एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स? चल प्लीज। अरुणाचल प्रदेश साइड। अरे हु वाज दैट, कौन है बेटा आप? सर रोशिल। रोशेल, ओके। अरुणाचल प्रदेश साइड, ठीक है। तो आप लोग जो कह रहे हो उसको मैं एक सिंगल टर्म में लिखता हूँ यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। यस सर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आपका आ गया। और कोई जगह इसके अलावा, और कोई? सर जम्मू एंड कश्मीर। JNK? अरे JNK में से बर्फ मिलती है। सर आइलैंड जैसे लक्षद्वीप एंड अंडमान अंडमान, निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान में ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल, अगर आप प्लान करते हो ना कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और अगर आप वहां पे लगभग 1-1.5 महीना स्पेंड करते हो और अगर आप वहां के फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हो, काफी लाइकली चांस है कि आपके हाथ में कोई नई स्पीशीज एम्फीबियन की आ जाएगी, इंसेक्ट की आ जाएगी, यहाँ तक के बर्ड की भी आ सकती है। यहाँ पे बहुत डेंस रेन फॉरेस्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में, यू हैव अ वेरी डेंस रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे बड़ा डेंस रेन फॉरेस्ट होता है, रेन फॉरेस्ट, राइट। और वहां पे आपको मिलेगी बहुत सारी डाइवर्सिटी हर एक स्पीशीज की, सो काफी लाइकली चांस है कि आपको वहां पे कुछ नया मिल जाएगा। अंडमान में भी आपको मिलता है देखने के लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे भी आपको रेन फॉरेस्ट मिलता है। सो अगेन दिस इज द साइड वेयर यू माइट कम अक्रॉस अ न्यू स्पीशीज, हो सकता है। और इसके अलावा जो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा वो आपका यहाँ पे होगा वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स मैं आपको बताता हूँ आता कहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का बिल्कुल वेस्ट वाला जो पार्ट होता है ना, वो आता है आपका वेस्टर्न घाट्स के अंदर। पूरा डेंस रेन फॉरेस्ट आपको वहां पे मिलता है और वहां पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल सकती है। मतलब लिटरली इफ आई हैव टू टेल यू ना, बिकॉज आई हैव बीन देयर, अगर आप रात को वहां पे निकलते हो ना, आप काफी इजीली 3 से 4 स्पीशीज स्नेक्स की आप वैसे ही देख लेते हो अगर आप मानसून में निकलते हो तो, राइट। सो इट्स अ वेरी ह्यूज डाइवर्सिटी रिच एरिया, तो वहां पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो कभी नोटिस करना जब भी कोई नई डिस्कवरी होगी ना साइंस, मतलब इंडिया में नई स्पीशीज की, या फिर नॉर्थ ईस्ट होता है मेनली, या फिर होता है वेस्टर्न घाट्स, ये 2 मेन लोकेशन होती है, ठीक है। सो ज्यादा लोकेशन जहां पे आपको नई स्पीशीज मिल सकती है, राइट। मैं यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, या आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप देखोगे ना, लेट्स से हिमाचल की बात करता हूं मैं, हिमाचल में वल्चर दिखते नहीं दिखते? आपको वल्चर दिखते नहीं दिखते? सर दिखते हैं सर। यस सर। बेटा वल्चर काफी कॉमनली आपको हिमाचल में दिख जाते हैं, लेकिन वही वल्चर हमारे एरिया में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है। They are locally extinct. Vulture, like in a lifetime, like I haven't seen a vulture in my like state, right? So vulture are almost locally extinct over here. हिमाचल में अभी भी उनकी पॉपुलेशन आपको मिल जाती है, राइट। उसका एक रीजन आप सोच सकते हैं क्यों हिमाचल में आपको वल्चर दिख रहे हैं और बाकी एरिया में आपको नहीं दिख रहे हैं? एनीवन? I will give you the answer. Less pollution,
वहाँ पे कंडीशन हिस्ट्री बहुत ज्यादा है। ठीक है। और नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज वहां पे नहीं है बेटा, कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां पे, कोई बड़ी इंडस्ट्री वहां पे नहीं है। इट डज हैव अ इम्पैक्ट, इट डज हैव अ इम्पैक्ट, राइट। इंडस्ट्री भी वहां पे लेस है। सो बेसिकली एनवायरमेंट वहां पे ज्यादा सही है, एनवायरमेंट वहां पे काफी सही है, इसलिए वहां पे आपको वजह की ऑप्शन आपको मिल जाती है। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कई सारी अदर स्पीशीज के लिए भी जो आपको हिमाचल में मिलती है और कहीं नहीं मिलती, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, ये बताओ मुझे, क्या आपने लिजर्ड देखी नहीं देखी? आपके Yes, आसपास sir. दिख Yes, sir. जाती है, बिल्कुल दिख जाती है। sir. लाइक जब मैंने इसे पहली बार देखा था, आई वाज सो हैप्पी बिकॉज आई हैवंट सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर। ये है आपका कश्मीरी रॉक अगामा, इसे हम कहते हैं कश्मीरी रॉक अगामा। काफी अच्छे साइज का होता है ये, एंड काफी बार धूप सेकते हुए आपको दिख जाएगा ये विंटर सीजन में, राइट। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा, ये वाला बर्ड आपने देखा होगा, ये भी दिख जाता है। Yes, sir. That is pretty good. Yes, sir. Alexandrine parrot, ये है आपका Alexandrine parakeet, not parrot, parakeet, राइट। अच्छा ये बताओ, मंडी से जो लोग हैं शायद फेमिलियर होंगे और बाकी लोग भी फेमिलियर होंगे। मंडी में एक जगह है बरोट करके, है ना? Yes, sir. मंडी में है ना? यस सर। Right. Yes, sir. ये जो बरोट है वहां पे एक फिश मिलती है, वो फिश का नाम जानते हो कौन सी होती है? ट्राउट, सुना है नाम? नहीं मालूम? चलो अब याद रख लो, ट्राउट फिश बहुत फेमस है, ये आपको मंडी के बरोट वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाती है, ट्राउट फिश। इसका फार्मिंग भी होता है बेटा, आपके यहाँ पे इसका फार्मिंग भी होता है। इट्स वेरी लाइक हाईली कल्टिवेटेड फिश, राइट, जो कंज्यूम की जाती है, एंड दैट्स अ फंगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये फोटो दिखाने का मतलब ये था कि यू हैव प्लेंटी ऑफ डाइवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री, राइट। एंड काफी इंपॉर्टेंट है इनको जानना, राइट, काफी इंपॉर्टेंट इनको जानना और इनके बारे में वर्ल्ड को बताना। देखो आपके पास लाइक 1.8 बिलियन आप जानते हो, कई सारी आप नहीं डिस्कवर करोगे तो आपको उसके बारे में लाइक इंफॉर्मेशन देनी है वर्ल्ड को, सो दैट इट कैन बी कंजर्व। जब तक आप उसे फाइंड नहीं करोगे तब तक उसे बचाओगे कैसे, राइट। एंड आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उनको बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल शायद वो प्ले कर रहे हो इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू वन थिंग ओवर हियर। आपने कई सारी स्पीशीज वहां पे देखी, आप जानते हो कि स्पीशीज थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड काफी सारी है, राइट। आई जस्ट टेक वन टॉपिक एंड देन विल रैप अप, ठीक है। मुझे कुछ चीजें बताओ, फॉर एग्जांपल आपके वहां पे मिलता है देखने के लिए लेपर्ड। लेपर्ड को क्या कहते हो आप? लेपर्ड को आपके एरिया में क्या लैंग्वेज में आप क्या बुलाते हो? चीता, तेंदुआ. तेंदुआ. राइट, तेंदुआ, ठीक है। ये आपका हो गया, आपके वहां पे ये टर्म यूज करते हैं, राइट। हमारे यहाँ पे लेपर्ड को हम लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसे बोलते हैं बिबट्या। बिबट्या इज द नेम फॉर माय leopard. That's a local name in Maharashtra. I'm just going to write MH over here, right? गुजरात में इसको बोला जाता है दीपड़ो, स्ट्रेंज नेम, but yeah, it's the thing. दीपड़ो, DRO, that's in गुजरात। तो ये क्या मेरे साइंटिफिक नाम है या ये मेरे लोकल नाम है? लोकल नेम। लोकल नेम। अब लोकल नेम के साथ प्रॉब्लम क्या आती है ये बता दो। लोकल नेम के साथ आपका हर प्रॉब्लम क्या जगह है? वेरी करते हैं। From place to place. बिल्कुल, प्लेस टू प्लेस ये वेरी करेंगे। तो कोई अगर न्यूजीलैंड से अगर कोई साइंटिस्ट आता है, राइट, और वो आके कहता है कि आप उन्हें बोल दो कि यहाँ पे तेंदुआ देखने के लिए मिलता है, उसको तो कुछ समझ आएगा नहीं कि वो तेंदुआ, ही वोंट अंडरस्टैंड। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव राइट काइंड ऑफ नेमिंग, राइट। नेमिंग आपकी बड़ी जरूरी है, नेमिंग करना बड़ा जरूरी है सही से। यू नीड टू हैव अ परफेक्ट वे ऑफ नेमिंग एंड देन ओनली आपका वो एनिमल को आप लाइक आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू आउट द प्लैनेट। समझो इस बात को। आप लेपर्ड को जब आप एक पर्टिकुलर नाम देते हो कि वो लेपर्ड है या वो पैंथेरा पार्डस है, उसे थ्रू आउट द वर्ल्ड Yes, sir. जाना जाता है। Yes, sir. बिबट्या, तेंदुआ, दीपड़ा इज अ टर्म जो लोकली ठीक है, दे आर द लोकल नेम्स। तो मैं कह सकता हूं कि लोकल नेम कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। याद रखना, लोकल नेम आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल, दे कैन क्रिएट द कंफ्यूजन। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, ये वुल्फ है, वुल्फ को आप यहाँ पे क्या बोलते हैं? भेड़िया। भेड़िया। ठीक है, राइट, भेड़िया। यस सर। भेड़िया। सियाल नहीं बोलते हैं? यस सर, वो भी बोलते हैं। भी बोलते हैं यस सर। ये सब वो बोलते हैं। अच्छा, भेड़िया भी बोलते हैं, सियाल भी बोलते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू सम अदर नेम ऑल्सो। इसको मार्च में बोला जाएगा, इसको लांडगा, अ वेरी अजीब सा नेम। एंड इन गुजरात यू कॉल देम एज अ वरु. So again, you have plenty of local names over here. You have plenty of like local names. But basically इसका नाम वुल्फ है. Basic in a true sense इसका जो नाम है वो है आपका इंडियन ग्रे वुल्फ. It is called as your Indian grey wolf. और इसका साइंटिफिक नाम होता है कैनिस लूपस. राइट, LUPUS. कैनिस लूपस इसका साइंटिफिक नेम होगा, राइट। अच्छा, मैं साइंटिफिक नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बताने कौन सा जानवर होगा? कैनिस डोमेस्टिकस. डॉग का। डॉग। Sorry, okay, wait. Sorry, it's going to be Canis. So dog. Right, but yeah, I've just made one mistake over here. Canis familiaris. Canis familiaris is a scientific name for your common dog. Canis familiaris. True. Yeah, it's not domesticus, it's going to be familiaris. Yeah. So the thing is, scientific name अगर आपका एक बार बन जाता है, जैसे आपका वुल्फ का यहाँ पे कैनिस लूपस है, देन इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो स्पीशीज होती है उनको एक सही से नाम देना बड़ा जरूरी होता है. इट्स ऑलवेज एसेंशियल टू गिव अ राइट नेम. अच्छा, टेल मी समथिंग, पाइनस को आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इज इट चीड़? चील का पेड़। चीड़ का पेड़। That's a local name. चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़, right? That's going to be your pinus, right? So please understand this thing very clearly. लोकल नेम जो आपके होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव साइंटिफिक नेमिंग. इसलिए आपको हमेशा साइंटिफिक नेमिंग चाहिए. यू नीड टू हैव साइंटिफिक नेमिंग ऑलवेज. इसके बगैर काम चलेगा नहीं. क्योंकि समझो अगर तुम यहाँ से आप जाते हो स्विट्जरलैंड, आप जाते हो, वहां पे पाइनस का नाम कुछ और होगा, लोकल नाम, राइट. सो यू नीड टू हैव अ साइंटिफिक नेम. यू ऑलवेज नीड टू हैव अ साइंटिफिक नेम so that you can identify your species. So यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको नेमिंग सही से करना पड़ता है, या नेमिंग सही से हमेशा होनी चाहिए, so that you can go ahead and you can do something about it. ठीक है. So let's see one statement. एक statement हम यहाँ पे देखते हैं. Probably you would recognize the confusion that would create it if we did not find a way and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. बेसिकली वो ये करें कि बेटा कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर आप एक कोई तरीका ना निकालो जिसके थ्रू आप एक एनिमल के बारे में आप बात कर सको बिना कोई दिक्कत के, राइट. एंड दैट्स व्हाई दे से यू नीड टू हैव अ राइट काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर. यहाँ पे इसलिए बात की जाती है नॉमेनक्लेचर की. नॉमेनक्लेचर का मतलब सिंपल है, नेमिंग करना. यस कोई सर। प्लांट हो, कोई एनिमल हो, कोई बैक्टीरिया हो, नेमिंग करना, दैट इज नोन एज माय नॉमेनक्लेचर, राइट. लेकिन नॉमेनक्लेचर के पहले भी एक चीज आती है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. बिल्कुल सही जवाब, आइडेंटिफिकेशन. पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना, क्या है हमारे सामने, तभी तो हम नेमिंग कर पाएंगे. one question, just one question. Okay, let's not go for the one question right now. Let's not go because it's already time over here. But याद रखना, पहले आपके आता है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आपका आएगा कि आप उसे नाम दोगे कि उसका नाम क्या है, राइट. यस सर। क्या? So that's Yes, one. sir. यहाँ तक क्या सबको समझ आ रहा है? जो भी अभी तक हमने किया, यहाँ तक क्या सबको समझ आ रहा है? Yes. राइट, वेरी गुड. कोई भी यहाँ पे कंसर्न, डाउट या दुविधा अगर आ रही हो तो बता दो कि कोई चीज है जो आप वापस आगे रिपीट हो जाए. एनीथिंग एल्स, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट, बता दीजिए यहाँ पे. नथिंग राइट नाउ? नो Right. सर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, लाइक अभी मतलब इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट विल डू, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन कैसे हम यूज करते हैं
और कैसे स्पीशीज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या उसको नेमिंग करते हैं. दैट इज समथिंग विल सी विद सर्टेन एग्जांपल्स, ताकि वो याद रह जाए. Right, so that is something we'll try to understand in the next class. Okay, now Yes, sir. before we wrap up, just wait a minute. Before we wrap up, just want to tell you a few things. हाँ जी, पहली चीज, आपके जो नोट्स है वो आपको ड्राइव आज आपको इस पे मिल जाएंगे. You will be getting your notes in your what you say group. ठीक है, आपके ग्रुप के अंदर आपको सारे के सारे Yes, sir.